चलें जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या होमवर्क मिला था क्या? फिर लिया था कि नहीं लिया था? कर लिया सारे? एक नहीं आया? ये एक भी नहीं आया? हो गए सारे। चलो देखते हैं। थोड़ी देर पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर होमवर्क डिस्कस करेंगे। बच्चों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। किसी बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या महत्व होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये तो आपको आइडिया है। बताओ, ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्यों? देखो बच्चों, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। नहीं आ रही है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। या तो मेरी तरफ से गड़बड़ है या आपकी तरफ से गड़बड़ है। क्योंकि क्या हुआ, लैंग्वेज थोड़ी सी क्या, मतलब हल्का सा मैंने चेंज किया और आप साइलेंट हो गए। ऑपरेटिंग लिवरेज याद है? पहला पॉइंट, ऑपरेटिंग लिवरेज शोज रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड, it can be defined as percentage change in EBIT due to percentage change in, it shows disproportionate relationship between sales and, it arises due to, और इसके नीचे ब्रैकेट, फिर इसका फॉर्मूला, फिर हमने इसके नीचे लिखा था इट वर्क्स इन, और हमने कहा था दस इट शोज द लेवल ऑफ बिजनेस रिस्क। याद है क्या? और फिर एक और बात आपने लिखी थी, हायर द DOL हायर विल बी द। अब इससे कोरिलेट करो ना बेटा। जब हम बोल रहे हैं कि हायर द लिवरेज हायर विल बी द रिस्क, तो अब इससे कोरिलेट करो, ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि लिवरेज के ज्यादा होने से आपकी बिजनेस रिस्क बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन आज उसी बात को हम थोड़ा डिटेल में और टेक्निकली डिस्कस करेंगे। वैसे बात डायरेक्ट है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए विल स्टार्ट विद एन एग्जांपल। तो मेरे साथ नोट कर लेंगे आप। दो कंपनीज का डेटा हम लेंगे। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू EBIT। चलिए आप मेरे साथ नोट कर लीजिए, फिर बात करेंगे हम बाद में। ये लीजिए। तो बच्चों, ये एक एग्जाम्पल हमने लिया। देर आर टू कंपनीज, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ध्यान रखें, दोनों ही कंपनीज आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब एक समान, आइडेंटिकल मतलब होमोजीनियस। दोनों कंपनी सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। सेल्स,
वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट की क्वालिटी, फीचर, सब कुछ सेम है। तो ऐसी कंपनीज को आइडेंटिकल या होमोजीनियस क्लास ऑफ कंपनीज बोलते हैं। तो इन दोनों, चलो लिख देता हूं ये अभी मैं, ये दोनों कंपनीज आइडेंटिकल है, होमोजीनियस है, एक समान है, लेकिन दोनों में एक ही फर्क है बच्चों। कोई बोर्ड पे देख के बता सकता है? एक की फिक्स कॉस्ट कम है और दूसरी की फिक्स कॉस्ट, इनको आइडेंटिकल इसलिए बोल रहे हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। फिक्स कॉस्ट को छोड़ के बाकी हर एक दृष्टिकोण से ये दोनों कंपनीज क्या हैं? सेम है, आइडेंटिकल है। अब मैं यहां पे एनालिसिस करने के लिए कुछ रेशोज निकालूंगा जो आपने कहीं कॉस्टिंग में पढ़े होंगे, और आसान है। सबसे पहला वेरिएबल कॉस्ट रेशो, और बच्चों इसका फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। वेरी सिंपली ये हमको वेरिएबल कॉस्ट का सेल्स पे परसेंटेज बताता है। आप देखिए क्वेश्चन में सेल्स कितनी है? 10,000, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 6,000, उसे परसेंटेज में लेंगे तो कितना परसेंट हुआ बेटा? इजी बात, नो बकवास। अगला रेशो इज कॉल्ड पीवी रेशो, सुना है कभी आपने? फुल फॉर्म बोलो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रीब्यूशन रेशो। जैसे वीसी रेशो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज बताता है, वैसे पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज बताता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए बॉस? आने दो वैल्यू, किसी को दिक्कत है भाई? और बच्चों आप ये भी समझते हैं इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो कंट्रीब्यूशन, अरे बोलो ना यार सब लोग, इतनी छोटी छोटी बातें तो बोलोगे ना। अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो कंट्रीब्यूशन, तो इसलिए पीवी रेशो इज ऑल्सो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो। अरे वो 60 है तो ये 40 है, वो 45 है तो ये 55 है। एनीवेज दोस्तों, अब मैं अगला फॉर्मूला यहां पे लिखूंगा बीईपी। फुल फॉर्म बोलो, ब्रेक इवन पॉइंट। कॉस्टिंग में पढ़ा होगा आपने, कोई फॉर्मूला बताएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में चाहिए, रुपीज में चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। जरा इस क्वेश्चन में बताइए मुझे दोनों कंपनीज का ब्रेक इवन पॉइंट। कैलकुलेटर उठाओ, बाकी सब आपके सामने बोर्ड पे है। शाबाश, सभी लोग चेक करेंगे। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, तो 1000 अपॉन 40%, 3000 अपॉन 40%, 2500, 7500। कोई तकलीफ किसी को? अब थोड़ा सा हम बात करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। कोई बताओ भाई, ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा और कुछ बताओ, इसके अलावा कुछ और बताओ। नो प्रॉफिट नो लॉस, चलो आपने बोल दिया। जैसे इस एग्जांपल में ब्रेक इवन पॉइंट 2500 आया। व्हाट इज 2500? इतनी काय का पॉइंट? शाबाश, नहीं, हम ये गलती करते हैं। हम सबको मालूम है कि ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, जहां पे हम जीरो पे होंगे। नो, लेकिन होता क्या है ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ सेल्स। बोलो क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स की वो वैल्यू होती है। अब आगे बोलो आप, जहां पे कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पे होती है, जहां पे कंपनी का प्रॉफिट जीरो होता है, जहां कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर होता है। लेकिन पहली बात ये ध्यान रखिए, ब्रेक इवन पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ सेल्स। सेल्स की वो वैल्यू जहां पर कंपनी का प्रॉफिट जीरो होगा, उसे ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। आओ चेक करते हैं, थोड़ा रफ लिख रहा हूं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू ईबीआईटी। ए लिमिटेड, बोलो बेटा इसका ब्रेक इवन पॉइंट कितना? 2500। इसकी वेरिएबल कॉस्ट कौन बताएगा? 60%, तो 2500 का 60% 1500। कंट्रीब्यूशन कौन बताएगा? 1000। फिक्स कॉस्ट कितनी बेटा?
प्रॉफिट बोलो, तभी तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। तो आप समझो ना, आप 2500 रुपए क्या है, सेल्स की वो वैल्यू है जहां पर कंपनी का ईबीआईटी जीरो होगा। बी लिमिटेड में आने दो 7500, वीसी बोलो 4500, कंट्रीब्यूशन बोलो, फिक्स कॉस्ट बोलो, प्रॉफिट बोलो। बात बहुत इजी है, आपको भी पता है। सो ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ सेल्स वेयर ईबीआईटी ऑफ द कंपनी इज जीरो। और ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट क्या होते हैं, तभी तो प्रॉफिट जीरो होता है। कोई दिक्कत किसी को? भाई नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार, दो बार, चार बार पूछेंगे, उसको जाने नहीं देना है कि ठीक है सर ने जो बोल दिया वो ठीक है। ठीक है, सवाल यह है कि ए लिमिटेड का ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, बोलो ना बेटा, 2500, और बी लिमिटेड का, उसका ज्यादा क्यों है? इसका मतलब, रुको एक मिनट, हाँ ठीक है, फिर भी एक मिनट रुको। इसका मतलब ए लिमिटेड को नो प्रॉफिट नो लॉस पे आने के लिए 2500 का माल बेचना पड़ेगा, और बी लिमिटेड को नो प्रॉफिट नो लॉस पे आने के लिए 7500 की सेल करनी पड़ेगी। इसका मतलब बी लिमिटेड का ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? आपको चीजें लॉजिकली समझनी है। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ ये एग्जाम देना है, आपको फाइनल में भी आना है, बाद में मार्केट में भी आना है, तो चीजों को लॉजिकली अंडरस्टैंड करो। भाई उसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, तो ज्यादा फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए सेल्स भी ज्यादा करनी पड़ेगी। मैं अपने घर पे कोचिंग खोल लूं तो 5 बच्चों में भी मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि न तो किराया लग रहा, न बिजली का बिल लग रहा, न दूसरे खर्चे आ रहे। लेकिन अगर मैं इस एरिया में कमर्शियल बिल्डिंग किराए पे लेके कोचिंग खोलूंगा तो शायद 50 बच्चों पे भी मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। बड़ी सिंपल सी बात है, फिक्स कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी उसको कवर करने के लिए आपको सेल्स भी उतनी, ब्रेक इवन पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है साहब। अगली टर्म जो मैं लिख रहा हूं बच्चे लोग, वो है MOS। बोले तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फॉर्मूला सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। बताओ तो जरा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना, 7500, और उसका कितना 2500। ये इजी है। और एक आखिरी वैल्यू और हम कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों कंपनीज का DOL। जरा देखो और बताओ मुझे DOL कितना है। 1.33, और उसका, चलो बॉस अभी नोट नहीं करेंगे, इधर ध्यान दीजिए। ये एग्जाम्पल सबको ओके है? ए लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट कम थी, बी लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट ज्यादा थी। अब ऑब्जर्व कीजिएगा। अच्छा थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये 1.33 और ये 4 टाइम्स DOL, विच कंपनी इज बेटर, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड? अभी ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा और रिफाइन कर दूं, विच कंपनी इज सेफर, विच कंपनी इज रिस्कियर? क्यों? क्योंकि उसका ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा है, उसकी बिजनेस रिस्क। आज थोड़ा सा और टेक्निकली समझेंगे, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, लिखना नहीं है। हायर विल बी द, अरे बोलते जाओ यार, हायर विल बी द, हायर विल बी द, देखते जाना, वहां पे सारी कैलकुलेशन है आपके सामने। लोअर विल बी द, तो बॉस ये काम की बात है एग्जाम के लिए, जिस बिजनेस की फिक्स कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी उसका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज भी, उससे उसकी बिजनेस रिस्क भी, ब्रेक इवन पॉइंट भी। क्योंकि हाई फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए ज्यादा माल बेचना पड़ेगा, और ब्रेक इवन पॉइंट जितना ज्यादा होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतनी कम हो जाएगी, इज इक्वल्स टू, बोलो बच्चा, नॉट बेनिफिशियल, देयरफॉर DOL शुड बी, इसलिए DOL क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बात अभी भी वही है, लोअर द सेफर, हायर द रिस्कियर। लेकिन थोड़ा टेक्निकली हमने देख लिया, एक बार फिर से, हायर द फिक्स कॉस्ट, हायर विल बी द, हायर विल बी द, हायर विल बी द
लोअर विल बी द विच इज देयरफॉर। नोट कीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम के लिए ध्यान रखेंगे, इसका एमसीक्यूज में आएगा ये। और थोड़ा बारीकी से ध्यान रखना है। आई ऑलवेज से कि लैंग्वेज चेंज करने से घूमना नहीं है। जैसे बोर्ड पे देखो, आप, मैं लाइन बोलता हूं, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्योंकि डीओएल जितना ज्यादा, एमओएस उतना कम, एंड वाइस वर्सा। और बाकी सब में लीनियर रिलेशन है, बाकी सब में सेम रिलेशन है ना। लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो रेसिप्रोकल है डीओएल का। अच्छी बात है। और डीओएल कम होना चाहिए, जितना लो होगा उतना सेफ रहेगा। क्लियर है? चलूं आगे। अब एक और पॉइंट है, थोड़ा सा टिपिकल कह सकते हैं, लेकिन देख लेते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको रुपीज में निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस ना। अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में चाहिए तो बोलो सेल्स माइनस बीईपी डिवाइडेड बाय सेल्स, इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, नहीं करेंगे तो डेसिमल में रहेगा। सो अभी मुझे ये वाला नहीं चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइडेड बाय सेल्स। अब बच्चों कुछ डिराइव करने के लिए मैं इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा किससे? पीवी रेशियो से। सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेरिवेशन देखिएगा, इसका सबका ध्यान चाहिएगा। अब इसको इंडिविजुअली डील करेंगे। अगर पीवी रेशियो को मल्टीप्लाई किया जाए बच्चों किससे, तो बताओ क्या? सेल्स इंटू पीवी रेशियो। मामला गड़बड़ है मेरे बच्चों। पीवी रेशियो का फॉर्मूला बताओ। अरे पीवी रेशियो का फॉर्मूला बताओ। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। 100 ग्राम दिमाग लगाओ, सेल्स और पीवी रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो पूछा है मैंने, कोई फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं पूछा है। कोई दिक्कत किसी को? चलो फिर से, सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। ब्रेक इवन पॉइंट को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? शाबाश, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओके। तो मैंने फॉर्मूला लिया मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, सेल्स माइनस बीईपी अपॉन सेल्स।
कुछ डिराइव करने के लिए उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया पीवी रेशो से, और इंडिविजुअली उसको सॉल्व करके देखा, सेल्स इनटू पीवी रेशो इज कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन पॉइंट इनटू पीवी रेशो इज फिक्स कॉस्ट, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ध्यान से देखो बच्चों, ये फॉर्मूला क्या हो गया, C माइनस एफ अपॉन सी। अगर इस फॉर्मूले को मैं उल्टा कर दूं तो बोलो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या बोलते हो? क्या ये ऑपरेटिंग लिवरेज का उल्टा नहीं है? समझो ना बच्चों, ये वैल्यू आई है C माइनस एफ अपॉन सी। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, इसको रिवर्स कर दूं, तो ये बन जाएगा C अपॉन सी माइनस एफ, विच इज द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। देयरफॉर आई कैन से दैट DOL इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और यही तो अभी अपन बोल रहे थे, रेसिप्रोकल हैं दोनों, तो DOL इज इक्वल टू 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नोट कीजिए। तो ठीक है, ये डेरिवेशन तो आपको लॉजिक देने के लिए, अदरवाइज हमको तो ये लास्ट वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि दोनों रेसिप्रोकली रिलेटेड है। DOL इज इक्वल टू 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऊपर का ये सब तो ठीक है, आपको तो बस ये ध्यान रखना है DOL इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब वो भले थ्योरेटिकली पूछे या फॉर्मूले के रूप में पूछे। अब यहां तक आ गए तो एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। सिंस MOS इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस डिवाइडेड बाय एंड DOL इज इक्वल्स टू, तो बच्चों बहुत आसान बात है यार। अगर मैं MOS के फॉर्मूले को उलट दूं, अगर मैं MOS के फॉर्मूले का रेसिप्रोकल कर दूं, तो वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा? अरे बहुत आसान बात कर रहा हूं बेटा, यही तो गाना गा रहे हैं हम थोड़ी देर से। दोनों रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो MOS का फॉर्मूला सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट अपॉन सेल्स, और चूंकि DOL इसका उल्टा है, तो मैं इस फॉर्मूले को अगर रिवर्स कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो इट विल बिकम फॉर्मूला ऑफ DOL। तो एक और फॉर्मूला आपके पास DOL का आ गया, सेल्स अपॉन सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। नोट करिए। ठीक है, चलो, अगर मामला आपको हैवी लगता हो तो मैं कहूंगा आपको तो सिर्फ 3 बातें ध्यान रखनी हैं। ये पहला पॉइंट, समझ गए?
Higher the fixed cost, higher will be the DOL, higher will be the business risk, higher will be the break even point, lower will be the not beneficial, इसलिए DOL क्या होना चाहिए? लो। दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है, DOL इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और तीसरी बात ये ध्यान रखनी है, DOL इज इक्वल टू सेल्स अपॉन सेल्स माइनस, ठीक है, ये हो गया काम। ये सब एग्जाम में, जैसे ये चीजें बता रहा हूं तो ये नहीं पूछी गई है अभी तक एग्जाम में, जनरल इजी क्वेश्चन ही आते हैं, पर मैं पढ़ाता हूं तो मेरा मन नहीं मानता कि भाई किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको छोड़ो मत, भले ही थोड़ा उसको क्रिस्प वे में बता दो, थोड़ा कम, लेकिन कुछ चीज छूटनी नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, वी आर डैम कॉन्फिडेंट कि एग्जाम में अगर ऑपरेटिंग लिवरेज से रिलेटेड कोई भी चीज अब अपने स्कोप से बाहर नहीं, वो कुछ भी पूछे, तो आप इन चीजों को शॉर्ट में ध्यान रखिए, क्रिस्प में मोर देन इनफ, है ना, इससे आगे कुछ नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, है ना, और नटशेल में बोल दिया कि भैया ज्यादा नहीं होना चाहिए, डीओएल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, फाइन। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डीएफएल। फाइनेंशियल लिवरेज का क्या महत्व है किसी बिजनेस के लिए? ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखो बच्चों, एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर्स जितने ज्यादा होंगे, शाबाश, इंटरेस्ट का बर्डन भी, आप जानते हैं क्या, इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। इंटरेस्ट ज्यादा होगा दोस्तों तो बोलो, हायर द फिक्स कॉस्ट हायर विल बी द, हाँ जी, और फाइनेंशियल लिवरेज अगर ज्यादा होगा तो फाइनेंशियल रिस्क भी ज्यादा होगी, सही बात है। लेकिन बच्चों अब हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक बार नोट कर लो फिर बात करते हैं अपन। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। डीएफएल का बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर्स की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, इंटरेस्ट का बर्डन भी ज्यादा होगा। सिंस इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, इंटरेस्ट के बढ़ने से डीएफएल बढ़ जाएगा, और डीएफएल जितना ज्यादा होगा फाइनेंशियल रिस्क भी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन बॉस, हाई डेट, हाई इंटरेस्ट, हाई डीएफएल, हाई फाइनेंशियल रिस्क, स्टिल बेनिफिशियल। नोट कर लो आप, फिर बात करते हैं। इंटरेस्ट अमाउंट है, एक ही बात है, इंटरेस्ट रेट बोल लो, अमाउंट बोल लो, रेट ज्यादा होगी तो अमाउंट भी ज्यादा होगा, लेकिन यहां पे वो रुपीस के टर्म्स में है। बर्डन ऑफ इंटरेस्ट, नोटेड एवरीवन? चलो फिर इधर देखो, हाई डेट, हाई इंटरेस्ट, हाई डीएफएल, हाई फाइनेंशियल रिस्क, सब कुछ हाई,
स्टिल बेनिफिशियल, फिर भी कंपनी के लिए क्या है, फायदेमंद है। क्या लिखा है नीचे, इफ ROI इज मोर देन इंटरेस्ट रेट। ROI का फुल फॉर्म बोलो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, लिखने की जरूरत थोड़ी है, चाहो तो बस साइड में यहां फॉर्मूला लिख लो, आगे कहीं काम आएगा अपने। EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, है ना। अब सुनो बच्चों, बहुत अच्छे से समझना है आपको, बड़ी कंसेप्चुअल और बेसिक बिजनेस की बात है, इधर ध्यान सबका। मैंने डिवेंचर इशू किया 12% पे, तो ये 12% मेरी कॉस्ट है, क्या है, क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स को इतना इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। तो 12% पे मैंने डिवेंचर इशू किया, इस पैसे का क्या करोगे, बिजनेस में लगाएंगे, घूमने थोड़ी जाएंगे। इस पैसे को हम बिजनेस में लगाएंगे, और बिजनेस में लगाने से हमको 18% का रिटर्न हो रहा है। सिंपल कमर्शियल बात है, 12% पे फंड बोरो कर रहा हूं और बिजनेस में इन्वेस्ट करके 18% कमा रहा हूं, फायदा के नुकसान, क्या दिक्कत है, लोन लेने में तकलीफ कहां है। अगर आपका ROI इंटरेस्ट की रेट से क्या है, तो ज्यादा डिवेंचर भी मेरे लिए फायदेमंद होंगे, क्योंकि हर 100 रुपए पे मुझे 6 रुपए का फायदा हो रहा है, यस और नो। और इसका उल्टा कर लो, मैंने 12% पे फंड बोरो किया और उसको बिजनेस में लगा के अगर मैं 10% कमा रहा हूं, तो फायदा की नुकसान, भाई इंटरेस्ट तो फिक्स कॉस्ट है, 2 रुपए मुझे अपनी जेब से देने पड़ेंगे, नहीं क्या। तो एक और बात यहां पे लिखता हूं, देखना आप, 12% पे बोरो किया, 18% आप उसको बिजनेस में लगा के कमा रहे हो, तो फायदा होगा ना, फायदा किसको होगा, शेयर होल्डर्स को, और उससे शेयर होल्डर्स का ईपीएस बढ़ जाएगा। आप जानते हैं शेयर होल्डर्स कंपनी के अल्टीमेट मालिक होते हैं, प्रॉफिट होता है तो भी उनका, लॉस होता है तो ये जो 6% बचेगा किसकी जेब में जाएगा, शेयर होल्डर्स की, इससे उनका ईपीएस बढ़ जाएगा। और अगर 12 पे आप 10 कमा रहे हो, तो 2% किसकी जेब में से जाएगा, शेयर होल्डर्स की, यार कंपनी के मालिक तो वही है, तो इससे उनका ईपीएस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो इतना सा ही ध्यान रखना है, फिर से, हाई डेट, हाई इंटरेस्ट, हाई DFL, हाई फाइनेंशियल रिस्क, स्टिल बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, कब, व्हेन ROI इज मोर देन इंटरेस्ट रेट। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा, क्या फाइनेंशियल लिवरेज कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है, या कब बेनिफिशियल होता है, या DFL हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए। तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है बच्चों, हम कहेंगे कि बॉस अगर ROI इज मोर देन, तो हाई DFL फायदेमंद है, DFL हाई होना चाहिए, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। एंड इफ इट इज नॉट द केस, इफ ROI इज लेस देन इंटरेस्ट रेट, तो फिर डेट फाइनेंसिंग आपके लिए फायदेमंद नहीं होती है। इतनी सी बात है, नोट करिए। ठीक है, जो इन चीजों को ढंग से पढ़ लेगा ना घर जाके, वो याद करेगा, मतलब इधर आपके एग्जाम में भी याद करोगे, फाइनल में भी याद करोगे, जब सीए में बन जाओगे, जॉब करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब भी याद करोगे। क्योंकि पढ़ाई की उपयोगिता सिर्फ एग्जाम पास करने तक सीमित नहीं होती, कि भाई हमको तो आप एग्जाम पास करा दो, ऐसा नहीं होता। पढ़ाई जो है वो आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए होनी चाहिए, यहां से जो सीखो वो हमेशा आपके काम आना चाहिए। इस तरह से पढ़ें चीजों को, फॉर्मेलिटी थोड़ी करनी है। कोई दिक्कत किसी को, और ये सब बाद में फील होगा, अभी आपको पता नहीं चलेगा। अभी हो सकता है आपको लगे कि हाँ ठीक है सर बोल रहे हैं, बट यू विल फील लेटर जब एग्जाम दोगे और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। एनीवेज, एक बार फिर से, डेट, इंटरेस्ट, DFL, FR सब हाई है, फिर भी फायदेमंद हो सकता है अगर ROI इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, और अगर कम है तो फिर ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक। कोई दिक्कत किसी को। अब बच्चों ये जो पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन आपको 2-3 बार दिया,
इसको एक और टर्म से जोड़ लो तो आपका एक और एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। कभी 12th में आपने एक टर्म पढ़ी हो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बोलो सब लोग, किसी को ध्यान है? 12th में, 12th तो पढ़िए ना, बिजनेस स्टडीज, वो भी मालूम है। उसमें फाइनेंस का एक चैप्टर आता है लास्ट में, उसमें ये टर्म आती है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और सुन लो आपको क्या ध्यान रखना है, कोई बात नहीं याद नहीं है तो भी, लेकिन आज के बाद से तो ध्यान रखेंगे। ये जो पूरा मैंने एक्सप्लेन किया ना आपको सिचुएशन, उसी को टेक्निकली क्या बोलते हैं? अब इसको उल्टा बोल दीजिए यार। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज ए सिचुएशन वेयर आरओआई इज मोर देन, जब किसी कंपनी का आरओआई इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होता है तो उसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी सिचुएशन कहते हैं। और ऐसी सिचुएशन में डेट फाइनेंसिंग कंपनी के लिए, दैट्स इट। लिख लो आप नीचे इसको। इसी सिचुएशन को टेक्निकली ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बच्चों, फिर क्वेश्चन में भी कहीं आएगा तो मैं याद दिलाऊंगा आपको। इसमें एक दो पॉइंट और लिखेंगे हम। सम ratios that indicate financial leverage. There are some ratios that indicate financial leverage. एक बार लिख लेता हूं मैं, फिर समझाऊंगा आपको। देयर आर थ्री रेशोज जो कहीं ना कहीं हमको फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में बताते हैं। ये सब रेशियोज में हम पढ़ेंगे, इसलिए ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन सुपरफिशियली। फर्स्ट रेशियो का नाम बोलो, डेट रेशियो। फॉर्मूला बोलो, या फिर दूसरे शब्दों में क्या कहा हमने, डेट अपॉन। देखो बच्चों, सुपरफिशियली समझना है। न्यूमरेटर में क्या है, डेट, और डिनोमिनेटर में क्या है। कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला मुझे बता रहा है कि भैया टोटल असेट में है, आगे बोलो, डेट का प्रपोर्शन कितना है, कितना डेट है। अब एक काम करता हूं मैं यहां पे,
ताकि अपने लिए काम की बात समझ में आ जाए। रेशो फाइनेंशियल लिवरेज, समझना बेटा, ये रेशो जितना ज्यादा होगा, डेट अपॉन टोटल असेट, ये रेशो जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब आपकी टोटल असेट में डेट की मात्रा, और अगर डेट की मात्रा ज्यादा है तो बोलो ना बच्चों, डीएफएल ज्यादा होगा। यानी हाई डेट रेशो हाई डीएफएल को शो करता है, यस और नो। दूसरा रेशो भी उससे मिलता जुलता ही है, डेट इक्विटी रेशो, फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी। दोस्तों पिछले फॉर्मूले में हम डेट को टोटल असेट से कंपेयर कर रहे थे, और इसमें हम डेट को किससे कंपेयर कर रहे हैं, इक्विटी से। तो ये रेशो भी जितना ज्यादा होगा, मतलब इक्विटी की तुलना में डिबेंचर्स की मात्रा उतनी ज्यादा है, तो डीएफएल ज्यादा होगा। बहुत आसान बात है ये। और तीसरा फॉर्मूला नाम बोलो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नाम से समझो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। आप इंटरेस्ट को कवर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? फॉर्मूला क्या है इसका, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। ईबीआईटी मतलब अर्निंग्स, और नीचे इंटरेस्ट मेरा खर्चा है। तो आप देखो ना, इसको समझो, 1000 अपॉन 200, आंसर कितना आएगा बताइए? क्या कंपनी की ईबीआईटी इतनी पर्याप्त है कि वो इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाए? जी हां, हम अपनी इनकम में से कितनी बार इंटरेस्ट दे सकते हैं? और एक और कंपनी है, इंटरेस्ट की तुलना में उसकी इनकम 1000 है, तो वो 2 बार ही दे सकती है। क्या आप बहुत सिंपली मुझे बता सकते हैं कौन सी कंपनी में डिबेंचर्स की मात्रा ज्यादा होगी? सेकंड वाली कंपनी में। नहीं, सेकंड, क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा है ना, वहां पे 500 रुपए का इंटरेस्ट है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो जितना कम होगा, फाइनेंशियल लिवरेज उतना। ये सब एमसीक्यूज के लिए काम की बातें हैं। देर आर 3 रेशोज दैट इंडिकेट द लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। हाई डेट रेशो लीड्स टू हाई फाइनेंशियल लिवरेज, हाई डेट इक्विटी रेशो लीड्स टू हाई फाइनेंशियल लिवरेज, एंड इफ इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज लो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा है। थर्ड वाला समझा देते हैं। एक बार नोट कर लें, आप कर लिया? चलो भाई इधर ध्यान दो सब लोग। दो कंपनीज का डेटा हमने लिया, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। फिर कहूंगा दोनों आइडेंटिकल कंपनीज हैं, लेकिन डिवेंचर दोनों में कम ज्यादा है। एक के पास 2 लाख के, एक के पास 5 लाख। अच्छा सुनो, अब बिना कुछ पढ़े अभी तो सिंपली बता दो कहां पे डिवेंचर ज्यादा है? बी लिमिटेड। तो किसका डीएफएल ज्यादा होगा? अरे जितने ज्यादा डिवेंचर्स होंगे, इंटरेस्ट भी उतना, डीएफएल भी उतना। सही है, लेकिन इस बात को अब हम दूसरी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। देखो दोनों की ईबीआईटी 1-1 लाख रुपए है। जरा इंटरेस्ट बताओ तो, 20,000, और ईबीटी, और अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशो। क्या निकालेंगे? निकालो ना बच्चा, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। ये आया 5 टाइम्स, ये आया। अब आपको इससे कंपेयर करना है इसको, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। देखो जब इंटरेस्ट कम होगा तो आप सेफ रहेंगे,
यू विल बी इजीली एबल टू कवर द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपने कम लोन ले रखा है, कम ब्याज होगा, तो आप आसानी से उसे कवर कर पाएंगे। लेकिन ज्यादा लोन ले रखा होगा, ज्यादा ब्याज होगा, तो उसको कवर करने में मुश्किल आएगी। इसलिए हमने कहा कि कवरेज रेशो जितना कम है, इसका मतलब डिवेंचर्स की मात्रा उतनी ज्यादा है। तो ये इंडिकेटर है, ये रेशोज इंडिकेट करते हैं कि कवरेज रेशो के कम या ज्यादा होने से डेट फाइनेंसिंग पे क्या इफेक्ट आता है। तो कवरेज रेशो जितना कम है, उस कंपनी में डिवेंचर की मात्रा उतनी ज्यादा है। दिस इज इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। क्लियर है? एनीथिंग एल्स? तो बच्चों एग्जाम के लिए काम का है, आपको यह ध्यान रखना है 3 रेशोज। पहला बोलो डेट रेशो, दूसरा बोलो, तीसरा बोलो, और मैंने कोरिलेशन भी बता दिया। डेट रेशो जितना ज्यादा है, डीएफएल ज्यादा है। डेट इक्विटी रेशो ज्यादा है, डीएफएल ज्यादा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो कम है, तो इसका मतलब डीएफएल ज्यादा। गॉट द पॉइंट? एक लास्ट और थ्योरेटिकल बात करेंगे, फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो फिर क्या मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ कंबाइंड लिवरेज। किसी बिजनेस के लिए कंबाइंड लिवरेज की क्या सिग्निफिकेंस है? ओएल एफएल सीएल। आप जानते हैं कंबाइंड लिवरेज दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, कोई नई चीज नहीं है। सबका ध्यान चाहिएगा। से चलो इसकी जगह हम ऐसे लिखते हैं, या चलेगा सिंबल भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। ऑपरेटिंग लिवरेज हाई है, फाइनेंशियल लिवरेज भी हाई है, तो कंबाइंड लिवरेज क्या होगा? स्क्वायर लग गया, डबल हाई हो गया। दूसरा, ऑपरेटिंग लिवरेज हाई है, फाइनेंशियल लिवरेज लो है, तो ये मॉडरेट होगा क्योंकि कॉम्पेंसेट हो गया। तीसरा, ऑपरेटिंग लिवरेज लो है, फाइनेंशियल लिवरेज हाई है, तो ये भी मॉडरेट हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चों? बहुत सिंपल है, 4 कॉम्बिनेशन बनाए मैंने, दोनों के ज्यादा कम होने से अल्टीमेटली सीएल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? ठीक है, चलो इधर देखो 2 मिनट, फिर नोट करना, मैं ही बोलता हूं। ओएल के बारे में क्या पढ़ा है आपने? ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में अभी जब सिग्निफिकेंस पढ़ा था, ओएल हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? उसमें हमने साफ मना कर दिया था, भैया फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी तो ओएल ज्यादा होगा, ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होगी, विच इज नॉट बेनिफिशियल। इसलिए हायर द रिस्कियर, लोअर द सेफर। तो डीओएल के बारे में क्या बोलते हो? हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? लो होना चाहिए। तो इसका मतलब बोर्ड पे देखो, पहली और दूसरी सिचुएशन को तो डिस्कार्ड ही कर दो ना यार। क्यों डिस्कार्ड कर दिया? क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग लिवरेज और हाई ऑपरेटिंग लिवरेज कभी भी बेनिफिशियल। आ गई बात समझ में? ड्यू टू हाई बिजनेस रिस्क, सिचुएशन नंबर ए एंड बी इज डिस्कार्डेड। वो किसी भी बिजनेस के लिए फेवरेबल। कोई तकलीफ किसी को? अब बचा सी और फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में क्या पढ़ा है आपने?
दो ब्रांचेज हैं, अगर आरओआई इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है तो बेनिफिशियल, और आरओआई इंटरेस्ट रेट से कम है तो नॉट बेनिफिशियल। तो अब सी और डी पे आ जाओ बच्चों। ऑपरेटिंग लिवरेज लो लो समझ में आता है मुझे, अच्छी बात है। जहां तक फाइनेंशियल लिवरेज का सवाल है, हाई भी बेनिफिशियल है और लो भी बेनिफिशियल है। ये हमारे लिए क्या है, आइडियल सिचुएशन है। और ये जो है इसे कंजर्वेटिव अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कंजर्वेटिव। और आइडियल का मतलब ये रैशनल भी कहते हैं इसे। रैशनल मतलब जो सोच समझ के काम करते हैं, विवेकपूर्ण। चौथी सिचुएशन कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं जो रिस्क लेने से डरते हैं, कि भैया अपने को तो ज्यादा पैसा नहीं कमाना, लेकिन हमें रिस्क भी ज्यादा नहीं चाहिए। तो जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं उन्हें कंजर्वेटिव कहते हैं, और उनके लिए फोर्थ सिचुएशन ठीक है। लेकिन अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं, भाई आप देखो ना, आज मार्केट में हर बिजनेसमैन लोन लेता है कि नहीं लेता? दे वॉन्ट टू टेक एडवांटेज, कि अगर मैं 12% पे लोन उठा के बिजनेस में 20% कमाऊं तो लोन लेने में दिक्कत क्या है, एक लिमिट तक। इसलिए सी वाली सिचुएशन को हम आइडियल और रैशनल सिचुएशन कहते हैं। आप ऑपरेटिंग लिवरेज को लो रखिए और फाइनेंशियल लिवरेज का फायदा उठाइए, वो हाई होगा तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और पहली और दूसरी सिचुएशन जो है उसके आगे आप लिख लेंगे एग्रेसिव। ये दोनों एग्रेसिव सिचुएशन है, क्योंकि यहां पर आप ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। नोट कीजिए। सही है। तो अब बताओ इन तीनों में से सबसे बढ़िया सिचुएशन क्या है? थर्ड वाली, सी वाली। लेकिन सुनो, जब मैं थर्ड वाली सिचुएशन को बढ़िया मानता हूं तो इसके पीछे एक इनहेरेंट अजम्पशन है। मैंने बाय डिफॉल्ट मान लिया, बोलो क्या मान लिया? क्या मान लिया? आरओआई इज मोर देन। क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली होता भी है। आज मार्केट में जो भी लोग लोन लेके धंधा कर रहे हैं उनका आरओआई इंटरेस्ट रेट से ज्यादा ही होता है। वरना सारी दुकानें बंद हो जाए, दुकानें क्या बैंक बंद हो जाए, अगर आरओआई लोन की रेट से कम हुआ तो कौन लोन लेगा? लोग लोन लेके बिजनेस करते हैं, इसका मतलब आरओआई इज मोर देन इंटरेस्ट रेट। आ रही है बात समझ में? तो सामान्य परिस्थितियों में अगर हम ये मान लें कि आरओआई इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है तो बेस्ट सिचुएशन इज नंबर सी। डी कंजर्वेटिव है, जो लोग रिस्क लेने से डर रहे हैं, जिनका आरओआई इंटरेस्ट रेट से कम है। और सिचुएशन ए और बी क्या है? एग्रेसिव है, जो लोग ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो कभी ए पे जा सकते हैं। क्लियर है? फिर कहता हूं ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, वो आपको ये चार कॉम्बिनेशन बना के दे देगा और आपसे कहेगा कि बेस्ट क्या है, आइडियल कॉम्बिनेशन कौन सा है, बोलो ना। सी। और फिर मैं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डाल दूं, आपसे क्वेश्चन में बोल दूं, अगर कंपनी का आरओआई इंटरेस्ट रेट से कम है तो आइडियल कॉम्बिनेशन क्या है? डी है। क्योंकि बेटा अगर आरओआई कम है तो डोंट टेक रिस्क, फिर तुम्हारे लिए डी पे रहना ठीक है। कोई तकलीफ किसी को? तो तीनों बातें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई है, एक बार फटाफट से रिकॉल करा देता हूं। सबसे पहले हमने बात की सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, और हमने साफ मना कर दिया हाई फिक्स कॉस्ट। चलो, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, हायर द फिक्स कॉस्ट, हायर विल बी द डीओएल, हायर विल बी द बिजनेस रिस्क, हायर विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट, लोअर विल बी द विच इज नॉट बेनिफिशियल, इसलिए डीओएल क्या होना चाहिए? बात खत्म। फिर ये डेरिवेशन वगैरह बताया, ये तो ठीक है, मैंने बात करी ली आपसे। सिग्निफिकेंस ऑफ डीएफएल, किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर जितना ज्यादा, आगे बोलो, इंटरेस्ट भी उतना ज्यादा, आगे बोलो, उससे क्या होगा? लेकिन तब भी ये सिचुएशन कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, बोलो कब? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बेनिफिशियल। और एक छोटी सी बात और एड ऑन कर लो बेटा, जब किसी कंपनी का आरओआई इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होता है तो उसे टेक्निकली क्या कहते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी सिचुएशन कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में डेट फाइनेंसिंग कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है।
सही है। कुछ रेशोज जो फाइनेंशियल लिवरेज को इंडिकेट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद डीएफएल का कॉम्बिनेशन, डीसीएल का कॉम्बिनेशन, हाई हाई वेरी हाई, हाई लो मॉडरेट, लो हाई मॉडरेट, लो लो वेरी लो, विच इज द आइडियल सिचुएशन। क्योंकि ओएल तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, यू कैनॉट अफोर्ड योर बिजनेस रिस्क, तो सी इज गुड। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव हैं अगर आरओआई इंटरेस्ट रेट से कम है तो फिर डी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, आ जाते हैं अब क्वेश्चन पे। हाँ सांस लेनी है क्या 2-4 मिनट? हैवी हो गया क्या डोज? है डोज हैवी हो गया क्या, पहले तो ये बताओ। ठीक है, अगर डोज आपको हैवी लग रहा है तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए, अपना लेवल बढ़ाइए, क्योंकि इंटर में पढ़ रहे हो। ऐसे अभी तो कितनी देर हुई है, 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी तो, है ना। और ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन बेसिक हैं, अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है। इसको हैवी लोड मानने की जगह इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझो कि भाई हम कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ रहे हैं, हम मैकेनिकल 2 और 2 4 करना नहीं सीख रहे हैं, टेक्निकली कुछ चीजें सीख रहे हैं। तो वो धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा। और लेवल भी तो हमको ही बढ़ाना है। जब हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ाएंगे, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे 2 कदम हम चलेंगे, 2 कदम आप चलो, आगे चल के रिक्शा कर लेंगे। चलो फिर भी 1 आध मिनट रुकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें वो है क्या, बूस्टर बुक है ना, होमवर्क चेक करें क्या? हाँ, किसी को पानी वानी पीना है तो पी लो। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? आते जाते रहते हैं लोग इसमें तो। चलो बच्चों, होमवर्क पे बात करते हैं। जहां दिक्कत आएगी वहीं डिस्कस करूंगा मैं, अदरवाइज हम टाइम बचाएंगे। क्या क्या दिया था आपको होमवर्क? 1 6 7 9 10। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 10,000 बॉटल्स ऑफ सोडा, वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए, सेलिंग प्राइस 10 रुपए, फिक्स कॉस्ट 10 लाख रुपए, डिबेंचर्स ₹12 लाख एट द रेट ऑफ 10%, नथिंग सीरियस। सब कुछ आपको रेडिली दिया है। डीओएल, डीएफएल, डीसीएल निकालना है। हमारी अप्रोच क्या है, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, वही सब ओएल एफएल सीएल निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट है क्या? 1 के बाद 6 दिया था मैंने। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। आपको यूनिट्स दिए हैं, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है। सेम क्वेश्चन बोल सकते हैं
इनकम स्टेटमेंट बनाना है, OL FL CL निकालना है। 6 नंबर में दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 7, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, आगे क्या लिखा है बेटा? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ₹18 लाख। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल परसों करवाया था आपको जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड हो, पीवी रेशो दिया है, डिबेंचर्स दिए हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल है और टैक्स रेट है, और 4 चीजें आपसे पूछी गई है, OL FL CL और EPS। बच्चों हम अपनी अप्रोच से चलेंगे और हमारी अप्रोच कहती है कि प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, है ना, वो बनाने से चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो एक बार फटाफट से इसको कर लेते हैं अपन। यहीं पे ले लेता हूं मैं, बोलो सब लोग, सेल्स कितनी? चेक करो, कैलकुलेटर उठाओ, बताओ मुझे। 1 मिनट, क्या? अच्छा, सेल्स नहीं है? 1 मिनट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, EBIT, इंटरेस्ट, इतना रखते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो क्या दिया है? वेरिएबल कॉस्ट दी है 90 रुपीज पर यूनिट, 1 लाख यूनिट पे। बोलो कितना हो गया? अब सुनो बच्चा, पीवी रेशो आपको 25% दिया है। अभी 10 मिनट पहले ही मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर किया, वेरिएबल कॉस्ट और पीवी रेशो के बीच में कनेक्शन है, वो 1 माइनस 1 अनदर होता है। अगर पीवी रेशो 25% है तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट कितना होना चाहिए? इसका मतलब 90 लैक्स क्या है? तो सेल्स निकल जाएगी ना, ग्रॉसअप कर देंगे, 90 लैक्स को डिवाइड करेंगे 75% से, तो सेल्स आ जाएगी। बोलो कितना? 120 लैक्स। किसी को तकलीफ है? कंट्रीब्यूशन बोलो, फिक्स कॉस्ट, शाबाश। 30 लाख के डिबेंचर पे 10% की रेट से इंटरेस्ट कितना? 3 लाख, जो 18 लाख की फिक्स कॉस्ट में शामिल है। तो माइनस कर दीजिए, फिक्स कॉस्ट कितनी? 15 लाख, उधर इंटरेस्ट कितना? 3 लाख, EBIT हो गया 15, ये हो गया 12, माइनस क्या रेट है? 30%, 3.60। देखो बेटा, प्रेफरेंस शेयर तो है ही नहीं, तो इसे डायरेक्ट आप EAS कह सकते हैं, और इसे डिवाइड कर दीजिए किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, शाबाश, 4 लाख से। बोलो बच्चा, EPS 2 पॉइंट, बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। OL आ जाएगा, FL आ जाएगा, CL आ जाएगा, EPS आ गया। 6 नंबर, इसमें दिक्कत किसी को? 7 नंबर में जी, फिक्स कॉस्ट वाला। देखो क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट कितनी है? 18 लाख। आगे क्या लिखा है? इस 18 लाख रुपए में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, तो अलग करना पड़ेगा ना बच्चा। तो इस 18 लाख के 2 टुकड़े आपको करने पड़ेंगे। देखो इसमें कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है? 3 लाख। तो फिर बाकी कितना बचा? तो ये 15 मेरी FOC हो गई, और ये 3 लाख मेरा क्या है? FFC हो गया। और कोई दिक्कत किसी को? 7 के बाद 9। नो तो हो ही गया। कोई तकलीफ है किसी को? 9 के बाद 10, 10 भी सेम ही है, वही आउटपुट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस और इंटरेस्ट दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को दिक्कत? सर। हाँ जी, सर सर क्वेश्चन नंबर 9 में आपने नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे लिया? ये वाला पॉइंट मेरे को दोबारा बताओ। कल थे क्या आप क्लास में? सर मैं थी, लेकिन सर आपने लिखवाया कि नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंस। तो शाबाश। सर आपने कैसे लिया इक्विटी शेयर कैपिटल? ये वाला पॉइंट मेरे को समझ में जी नहीं आया, हाँ, जी याद हाँ, नहीं आ जी रहा। हाँ। देखिए आपने सही, सुनो भी सब लोग, आपने सही कहा कि नेटवर्थ इज इक्वल टू ESC प्लस PSC प्लस R&S माइनस मिसलिनियस एक्सपेंस इन लॉसेज। फिर मैंने उसी क्वेश्चन में आपको दिखाऊं क्या?
मैंने उसी क्वेश्चन में आपको यह भी कहा था कि यह एक आसान सा प्रश्न है, इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन, चलो मैं दिखाता हूं आपको एक बार, यहीं कहीं होगा ना वो, ये तो यहां पे आ गए अपन, ये रहा। तो हमने कहा था कि नेटवर्थ इज इक्वल टू ईएससी प्लस पीएससी प्लस आर एंड एस माइनस मिसलिनियस एक्सपेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई सेड ये एक इजी और छोटा सा क्वेश्चन है, मिसलिनियस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, रिजर्व्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, पीएससी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो इस क्वेश्चन में नेटवर्थ का मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे होना चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल से। तो इसलिए हमने कहा कि नेटवर्थ यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल को। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अगर 25 लाख है तो उसका 3 गुना डेट हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? ओके सर। और किसी को डाउट हो तो बोले। चलो बच्चों, मॉड्यूल पे आ जाओ, अब आप अपने आईसीएमए के मॉड्यूल पे आ जाओ, उसके जो क्वेश्चंस बचे हैं पहले उनको डील करेंगे। सिक्सटीन पे आएंगे अभी आप। कल हमने इलस्ट्रेशन 15 किया था जिसमें दो सिचुएशंस और उनके अंदर दो फाइनेंशियल प्लान थे, तो दो दूनी चार, यानी 2 2 जा 4 कॉम्बिनेशन हो गए थे, 4 कॉलम बना के हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। इलस्ट्रेशन 16 वैसा ही है, लेकिन यहां पर 3 3 जा 9 हो गया। कल वाले इलस्ट्रेशन में दो सिचुएशन और दो प्लान, अल्टीमेटली कितने कॉम्बो, 4। आज जो इलस्ट्रेशन 16 है उसमें 3 सिचुएशन और 3 प्लान, तो 3 3 जा 9 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चन सेम है। सो आई एम नॉट गोइंग टू डील दिस। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1200, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन 800 है, तो अपनी कैलकुलेशन किससे होगी, 800 से होगी। सेलिंग प्राइस 15 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए। उसके बाद बच्चों फिक्स कॉस्ट की 3 सिचुएशन है, 1000 2000 3000, तो कितने कॉलम बन जाएंगे, 3। और उसके बाद आपको 3 फाइनेंशियल प्लान दिए हैं, प्लान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो उनके अंडर में भी 3 3 प्लान बन जाएंगे। तो आप कोशिश कर लेंगे, ये होमवर्क दे रहा हूं आपको, कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे बताइएगा। इलस्ट्रेशन 16 होमवर्क है आपके लिए। उसके बाद आएंगे 14 पे, इलस्ट्रेशन 14। इलस्ट्रेशन 14, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आप, और बहुत ध्यान से समझना, एग्जाम के लिए काम का है ये। The selected financial data for ABC companies are as follows। 3 कंपनीज का डेटा आपको दिया है, पार्ट ए। उसके बाद सीधा नीचे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। बोलो बच्चों, एक तो क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है, और दूसरा क्या करना है, तो कमेंट करना तो अपने को आता ही है, अच्छी तरह से कर देंगे। इनकम स्टेटमेंट भी बनाना है, वो देखते हैं, पढ़ेंगे क्वेश्चन। बोलो बेटा, पहली इंफॉर्मेशन क्या है, वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स, बोलो कितना, इंटरेस्ट, अरे बोलो ना यार, दिख रहा है ना, इंटरेस्ट 200, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, इनकम टैक्स रेट,
अब बच्चों खास बात क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको डीओएल और डीएफएल दे दिया गया है। यहां से क्वेश्चंस की दूसरी कैटेगरी चालू होती है। मैं कहता हूं लिवरेज में दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक जिसमें इंफॉर्मेशन देगा तो लिवरेज पूछेगा, और लिवरेज देगा, इनको अपन बोलेंगे मिसिंग वैल्यूज। क्या है ये? क्योंकि अगर उसने लिवरेज की वैल्यू दी है तो मान के चलिए कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी जो मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज इंफॉर्मेशन वी हैव टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। आपको बिल्कुल मेरे साथ चलना, और जिस अप्रोच से मैं डील करूंगा वैसे ही करना है, तो बहुत इजीली हम एग्जाम में कर पाएंगे। चलो, हम बात करेंगे कंपनी ए की। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ईबीटी माइनस इज इक्वल्स टू, आपको याद रखना है इनकम स्टेटमेंट उतना ही बनाएंगे जितनी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हो। चलो जी, देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, क्वेश्चन की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अपने पास में लिख लेना है। तो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे और इंफॉर्मेशन लिखना शुरू करेंगे। बोलो सबसे पहले क्या दिया है? अरे बोलो ना बच्चों, कितना? तो मैंने यहां पे छोटा छोटा लिख लिया 66.67। मैं आपको अप्रोच दे रहा हूं कि आपको घर पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैंने वेरिएबल कॉस्ट के यहां पे लिख लिया 66.67%। तुरंत आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि अगर वेरिएबल कॉस्ट 66.67% है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 33.33%। काम आएगी ये बात आपके? हाँ, EAT ठीक है, हालांकि कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ो, और क्या दिया है? अरे बोलो ना यार सब लोग। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट दिया है, उसके बाद इंटरेस्ट कितना? तो भैया मैंने इंटरेस्ट लिख दिया 200। आगे बढ़ो बेटा, अरे आगे बढ़ो ना। क्या हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है क्या? डीओएल बोलो कितना लिखूं? आगे बढ़ो, कितना? आगे बढ़ो, कितना? यानी 35%। कोई कष्ट है किसी को? तो देखो बच्चों, हमने क्या किया है, क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास लिख लिया है। इससे क्या होता है, रिडंडेंसी रिड्यूस होती है। मतलब आपको एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत, जो कुछ भी है वो यहीं से खेला जाएगा, दोबारा आपको क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ना। वरना बच्चे है ना, क्वेश्चन करेंगे, मतलब क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर लिखेंगे, फिर कुछ चाहिए फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर लिखेंगे, उससे टाइम वेस्ट होता है। वंस आई राइट ऑल द इंफॉर्मेशन विद मी, देर इज नो नीड टू रेफर द क्वेश्चन नाउ। अब जो कुछ भी होगा वो यहीं से होगा। ठीक बात है क्या? सुनो, मैंने कहा लिवरेज दिया है तो इंफॉर्मेशन गायब है, तो लिवरेज का इस्तेमाल करके हम इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। मेरे पास डीओएल भी है, मेरे पास डीएफएल भी है। बोलो पहले किसका इस्तेमाल करूं? डीओएल का। डीओएल इज इक्वल्स टू सी अपॉन सी माइनस एफ। डीओएल कितना? 5। कंट्रीब्यूशन नहीं है बेटा, और फिक्स कॉस्ट भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है डीओएल का फॉर्मूला काम में। तो फिर पहले किसको काम में लेने का? तो पहला पॉइंट डीएफएल। कोई पेन नहीं चलाएगा, सबका ध्यान बोर्ड पे रहेगा। फॉर्मूला बोलो दोस्तों, चलेगा ऐसे लिख दूं? चलो आओ वैल्यू पुट करो, डीएफएल बोलो। ईबीआईटी पता नहीं है क्या?
इंटरेस्ट मालूम है क्या? अब सुनो मेरी काम की बात, इस पूरे मैदान में आपको सिर्फ 200 रुपए का इंटरेस्ट दिया था। बोलो यस सर। वो ऑपरेटिंग नेचर का था कि फाइनेंशियल नेचर का? आवाज नहीं आई। तो पहले कौन सा लिवरेज काम में लेना चाहिए? अरे लॉजिकल बात है बच्चा, जिस नेचर की इंफॉर्मेशन दी होगी पहले बोल। अगर 200 रुपए के इंटरेस्ट की जगह 1000 रुपए की फिक्स कॉस्ट दी होती तो पहले डीओएल काम में लेता। समझो ना यार, एग्जाम में बदल के आ जाएगा तो फिर ये थोड़ी फॉलो करोगे। फंडा ये हुआ कि जिस नेचर की इंफॉर्मेशन दी होगी उस लिवरेज को काम में लेंगे। चूंकि इंटरेस्ट दिया था तो डीएफएल काम में लिया। आइए सॉल्व करें इसे। 3E माइनस इज इक्वल्स टू, आगे बढ़ो जवानों, 2E इज इक्वल्स टू, देयरफॉर E इज इक्वल्स टू, कोई तकलीफ किसी को? आ गया साहब EBIT, तो EBIT रख दो 300। EBT बोलो बेटा, टैक्स बोलो, अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलो, कोई तकलीफ है तो बोलो। स्टेप नंबर 1, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ DFL। नहीं क्या? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ EBIT। DFL का फॉर्मूला लगा के क्या निकाल लिया? EBIT। ठीक है सर, अच्छी बात है। स्टेप नंबर 2, DOL, क्या फॉर्मूला? C अपॉन, रखो भैया वैल्यू, कितना है DOL इज इक्वल्स टू, C पता नहीं है लेकिन EBIT तो आ गया ना यार अपने पास। देयरफॉर C इज इक्वल्स टू, रख दे वहां पे, कंट्रीब्यूशन 1500। दोस्तों कंट्रीब्यूशन अगर 1500, बोलो ना बच्चों आगे, नहीं यस सर नहीं बोलना, वैल्यू बोलनी है। अरे इनकम स्टेटमेंट देखो, कंट्रीब्यूशन कितना है? आवाज नहीं आई। नीचे EBIT कितना है? तो फिक्स कॉस्ट कौन बताएगा? बच्चों वाली बात है कि बड़ों वाली? बच्चों, तुम तो बड़े हो गए ना, कोई दिक्कत किसी को? और स्टेप नंबर 3, हालांकि ये तो आपको साफ साफ नजर आ जाना चाहिए। सब लोग देखो, कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कितना है? 1500 रुपए, और उसका रेशो कितना है? तो क्या सेल्स निकालना आता है आपको? उसे ग्रॉसअप करना बोलते हैं। 1500 रुपए के कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दीजिए 33% से, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ सेल्स। लेकिन अगर बात प्रेजेंटेशन की है तो क्या करें? सब लोग मुझे पीवी रेशो का फॉर्मूला बताओ। सब लोग का मतलब सब लोग बताओ। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं तो बुरा तो नहीं लगेगा? सिंस पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, देयरफॉर सेल्स इज इक्वल्स टू, बेटा कर मैं भी वही रहा हूं जो आप कर रहे हो। अभी हमने बोला 1500 को डिवाइड करना है 33.33% से, वही बात टेक्निकल आ गई। सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशो। कंट्रीब्यूशन कितना डिवाइडेड बाय पीवी रेशो कितना? सेल्स कितना दोस्तों? लगा दो ऊपर 4500। बैलेंसिंग फिगर विल बी द वेरिएबल कॉस्ट 3000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके दिसंबर में। अब एक मिनट रुको, अभी आप नोट मत करो, फिर मैं जब कहूं तब कर लेना। ऐसे कई क्वेश्चन हैं, बहुत सारे, मैं सब वो होमवर्क में दे दूंगा आपको। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन 3 स्टेप में सॉल्व होते हैं। सबसे पहला फंडा तो मैंने आपको दे दिया कि जिस नेचर की इंफॉर्मेशन होगी वो वाला लिवरेज पहले काम में लेंगे। ओके, फिलहाल
इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे ध्यान रखने हैं, सब लोग मेरे साथ चलना। स्टेप नंबर 1, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ, यार बोलना आपको है, ऐसे काम नहीं चलेगा। स्टेप नंबर 1, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंड कंप्लीट द लोअर पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। सही बात। स्टेप नंबर 2, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंड कंप्लीट द मिडिल पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। स्टेप नंबर 3, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ, हाँ मतलब पीवी रेशो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंड कंप्लीट द अपर पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। एक तरह से देखें तो ये क्वेश्चन उल्टा चल रहा है। एफएल लगाएंगे, ईबीआईटी आएगा, नीचे वाला पार्ट हो जाएगा। डीओएल लगाएंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा, बीच वाला पार्ट हो जाएगा। पीवी रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे, सेल्स आएगी, ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, खत्म। तो अगर ये अप्रोच आपने पकड़ ली ना, तो क्वेश्चन देखते ही आपकी आंखों में चमक आ जाएगा। अरे ये क्वेश्चन 3 स्टेप में सॉल्व करना है। एफएल लगाऊंगा, ईबीआईटी आएगा, ओएल लगाऊंगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, पीवी रेशो लगाऊंगा, सेल्स आएगा। अगर किसी और को क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 मिनट लगते होंगे तो आपको 4-5 ही लगेंगे। अगर अप्रोच हमारी स्ट्रांग है तो टेक योर टाइम, जो भी डाउट है पूछिए। जिसका हो जाए तो बता देना भाई, दोनों कंपनीज बी एंड सी। सेल्स कितनी आ रही है? 9600, गुड वन। हाँ जी, हाँ सी भी कर लो, फिर मिला लेते हैं, मैच कर लेते हैं। 8000 नहीं, देखो वो नीचे नीचे दिख रहा है। दोनों हो गए। सी की कितनी आई सेल्स? 8000 आ रही है। हाँ तो फिर, हाँ तो देखते हैं, क्वेश्चन में मिसप्रिंट होगा या तो, या सॉल्यूशन गलत होगा। अभी चेक कर लेते हैं। दोनों हो गया। बी लिमिटेड जिनका हो गया वो चेक कर सकते हैं। बी सही है ना, तो सी देख लेते हैं। या तो क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है, अपन गलत नहीं हो सकते। देख लेते हैं ना इन्होंने वर्किंग कैसे दी है। इंटरेस्ट इन्होंने 2000 से किया है। हाँ ठीक है, आप तो अपना जो आ रहा है वही सही कर लो भाई। या तो क्वेश्चन में चेंज करें या आंसर में चेंज करें। तो आप तो क्वेश्चन में चेंज कर लो, अपन ने जो किया है वो सही है। बोलो सी लिमिटेड की सेल्स कितनी? वेरिएबल कॉस्ट और फिर फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट भी 4000। ईबीआईटी बाकी ठीक है। इंटरेस्ट, टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमने जो किया वो सही है।
ये फैन ऑफ कर दो भैया। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। गुड। किसी को कोई डाउट है तो वो भी बता दें, कर लिया है तो अच्छी बात है। चले बच्चों आगे। चलूं, इजाजत है। बूस्टर पे आ जाएंगे अब। मॉड्यूल रख दो, अब बूस्टर पे आ जाएंगे। मॉड्यूल की अब जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। क्वेश्चन नंबर 3 निकालेंगे आप लोग। नहीं, 2 निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 2। और आप टिक भी करते चलना, क्योंकि सभी क्वेश्चंस टच करेंगे हम लोग। टैक्स की रेट 35% दे रखी है क्वेश्चन में अंकित। 1000 हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उस पे 35% की रेट से 350 का टैक्स। देखो चेक करो, डाउट है तो दोबारा पूछो। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आसान है, कुछ टेक्निकल नहीं है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, ईबीटी, सब कुछ तो दिया है। फाइंड आउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। बस ये जो लैंग्वेज है आपको यही समझनी है, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, बाय व्हाट परसेंटेज will the taxable income increase if EBIT increases by 10%? सब लोग ध्यान से पढ़ो, दोबारा पढ़ो। वो कह रहा है अगर EBIT 10% बढ़ती है तो उससे कंपनी की EBT पे क्या फर्क पड़ेगा? कौन सा लिवरेज काम में लेना है? फाइनेंशियल लिवरेज। ये बात मैंने आपको पहले ही दिन सिखाई थी बच्चों, ऐसे याद दिलाऊं मैं आपको। जैसे मान लो, सबका ध्यान इधर चाहिए भाई। जैसे मान लो हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज 2 टाइम्स है, तो जितना सेल्स में चेंज करेंगे ईबीआईटी में उसका 2 गुना चेंज होगा। यहां भी ऐसे ही है। वो कह रहा है फाइनेंशियल लिवरेज के कॉन्सेप्ट का यूज करके बताइए कि अगर ईबीआईटी में 10% चेंज हो तो उससे कंपनी की ईबीटी पे क्या फर्क पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? चलो करते हैं इसे। कौन सा कॉन्सेप्ट काम में लेना है? अरे बोलो ना भाई, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फाइनेंशियल लिवरेज। चलिए सबसे पहले हम फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो सब लोग कैलकुलेट करो फाइनेंशियल लिवरेज। क्या फॉर्मूला? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी कितना है बच्चों? 1,60,000। ईबीटी कितना है? 1,40,000। आंसर 1 टाइम्स। सुनो अब मैं लिख के समझा रहा हूं आपको। इफ ईबीआईटी increase by
10%. Since DFL is equal to 1.14 times, therefore EBT will increase by, क्या करेंगे बच्चों, उतने गुना मल्टीप्लाई कर देंगे 11.40%. तो ये वही बेसिक रिलेशन है, जितना चेंज ईबीआईटी में करोगे उतना गुना चेंज आपके ईपीएस में या ईबीटी में होगा. तो 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.14 से, आंसर आ जाएगा. कोई दिक्कत इसमें किसी को? अच्छा, एक और काम की बात बताऊं, थोड़ा ध्यान रखेंगे आप उसको. मतलब उससे क्या होगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे. सेल्स से लेके ईबीआईटी, और ईबीआईटी के बाद, एक मिनट, हाँ, माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स. ईएटी माइनस डीपी इज ईएस डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू ईपीएस. सुनना मेरी बात ध्यान से. ऑपरेटिंग लिवरेज किस किस के बीच में? अरे यार बोला करो सब लोग यार, फिर से. ऑपरेटिंग लिवरेज किस किस के बीच में? ये पक्की बात है. फाइनेंशियल लिवरेज किस किस के बीच में? अब देखो, ऐसे आपको समझाने के लिए मैं इसको बोलता हूं टॉप, इसको बोलता हूं मिडिल, और इसको बोलता हूं बॉटम. सो कैन आई से फाइनेंशियल लिवरेज वर्क्स बिटवीन मिडिल एंड बॉटम? यस और नो? ईबीआईटी और ईपीएस. मान लो भाई किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर नहीं दे रखे, तो हमारा इनकम स्टेटमेंट खत्म कहां पे होगा? तो बोलो फिर फाइनेंशियल लिवरेज किस किस के बीच में? मान लो डीपी भी नहीं दे रखा, और मान लो टैक्स रेट भी नहीं दे रखा, तो फिर ईबीआईटी और ईबीटी. तभी तो इसका फॉर्मूला हमने ईबीआईटी अपॉन ईबीटी बना दिया. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना. अगर क्वेश्चन कभी ईबीआईटी और ईबीटी की बात कर रहा है, तो भी कौन सा लिवरेज? फाइनेंशियल लिवरेज. आ गई बात समझ में? इसलिए ये जो क्वेश्चन का पहला सेंटेंस आपने पढ़ा कि भाई फाइनेंशियल लिवरेज का यूज करके बताओ कि अगर ईबीआईटी 10% बढ़ा तो ईबीटी का क्या होगा, उतने गुना मल्टीप्लाई कर देंगे. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो सब लोग. अरे बच्चों वाली बात है. ऑपरेटिंग लिवरेज, सबसे पहले तो ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल दो बेटा इस क्वेश्चन में. सभी लोग करेंगे. सी अपॉन ईबीआईटी, ऑपरेटिंग लिवरेज. और मैंने आपसे पता है पहले ही दिन कहा था कि जैसे ही आपके रजिस्टर में 3.5 ऑपरेटिंग लिवरेज आए, ये बात मैंने पहले दिन कही थी, आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, अच्छा 3.5, जितना चेंज सेल्स में करोगे उसका 3.5 गुना चेंज ईबीआईटी में होगा. यही तो बोल रहा है बेचारा, क्वेश्चन कह क्या रहा है. ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज करके बताइए कि अगर सेल्स में 10% चेंज होगा तो ईबीआईटी में कितना होगा, बताओ. बच्चों वाली बात है. यही चीज आपको प्रेजेंट कर देनी है. जैसे मैंने लिखा है ऐसे इसको भी लिख देते हैं. चलो कर लेते हैं, ताकि अपना सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा. करो सब लोग, सेकंड पार्ट करो. सेकंड पार्ट. इफ, या पहले क्या करें? इफ
sales increase by 10% and DOL is equals to 3.5 times. Therefore, EBIT will increase by आंसर। नोट करो, दिक्कत है तो बताओ। हो गया भाई? क्वेश्चन नंबर 2 किया ना हमने। होमवर्क लिखो तो। क्वेश्चन नंबर 3, बूस्टर का क्वेश्चन नंबर 3, नंबर 4, नंबर 8, और नंबर 11। देखो बेटा, 11 आपके लिए ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो करना, आपको लगे कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, बार बार रिपीट हो रहा है तो मत करना। तो होमवर्क क्या है? 3, 4, 8, 11। 11 ऑप्शनल है, 12 भी ले लो, 12 भी ऑप्शनल है। तो 12 तक आपको दिया है। एक बार सब लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सबका ध्यान चाहिए भाई। देखो बच्चों, जब हम रेशो एनालिसिस पढ़ेंगे या 12th में भी आप पढ़ते हैं, तो उसमें एक कैटेगरी आती है जिसे बोलते हैं टर्नओवर रेशोज, ऑल्सो नॉन एज परफॉर्मेंस रेशोज, ऑल्सो नॉन एज एक्टिविटी रेशोज। ये रेशोज की एक कैटेगरी होती है जिसे टर्नओवर रेशो, परफॉर्मेंस रेशो, एक्टिविटी रेशो कहते हैं। मैंने उसका फॉर्मूला बनाया है, एक्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल्स टू सेल्स अपॉन एक्स। मतलब इस तरह के रेशोज में सेल्स हमेशा न्यूमरेटर होगी और डिनोमिनेटर में रेस्पेक्टिव वैल्यू आ जाएगी। समझना, सेल्स को हमेशा ऊपर रखना और जो दूसरी वैल्यू है उसको नीचे रखना। अब मैं आपसे पूछूं, सब बताएंगे, मुझे जवाब देंगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फॉर्मूला बोलो। फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो, करंट असेट टर्नओवर रेशो, टोटल असेट टर्नओवर रेशो। बच्चों वाली बात है, तो जो भी नाम होगा वो नीचे आएगा और सेल्स हमेशा ऊपर रहेगी। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 में ये फंडा काम आएगा। आप अप्लाई करना, आप सॉल्व करना उसे। आ गई बात समझ में? तो होमवर्क 3, 4, 8, 11, 12, कुछ क्वेश्चन जो रिपीटेटिव हैं वो आपके लिए ऑप्शनल हैं, चाहे तो कर लीजिए, नहीं तो जरूरत नहीं है। आज इतना ही रखते हैं, कल आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, ठीक है। कल मिलते हैं।